it time. I know that I'm not हेलो एवरीवन। आज 9 अगस्त है और 10 o'clock हो चुके हैं और मैंने मॉर्निंग में ऑप्टिक्स वाला जो यूनिट है उसका रिवीजन किया था और अभी मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन करती हूँ और साथ में ये मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मेरे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। तो ये मेरे पास एमसीक्यू की बुक है और हम इसमें ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। ये ऑप्टिक्स के एमसीक्यू हैं और साथ में ही शॉर्ट नोट्स जो है वो भी रखे हैं। और ये ऑप्टिक्स के शॉर्ट नोट्स हैं। तो इसको तो हम साइड में रख लेते हैं क्योंकि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हमें कौन से टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग के जैसे ही एक प्रयोग में स्लिटों की दूरी 0.8 मिलीमीटर है तथा ये लैम्डा इक्वल टू इतना गिवन है और हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है और ये लाइट कैसी है, ब्राइट है और स्लिटों से 0.50 मीटर दूरी पर हमें इंटरफेरेंस फ्रिंज देखने को मिल रहा है। तो उत्तरोत्तर दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी मतलब क्रमागत हमें ब्राइट या फिर डार्क जो फ्रिंज है उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, मतलब चौड़ाई फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये यंग के द्विस्लिट प्रयोग का टॉपिक जो है वो हमें निकालना है क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होगा। तो हम वो टॉपिक निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये टॉपिक है। तो हमें ये नहीं पता है कि जो फ्रिंज है उसने बोला है कि आप लगातार चमकीली फ्रिंज है उनके बीच की चौड़ाई भी निकाल सकते हो या फिर लगातार डार्क फ्रिंज है उनके बीच की चौड़ाई भी आप निकाल सकते हो। तो फ्रिंज की जो विड्थ निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो यही फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास था बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। उसके बाद स्लिटों की दूरी, तो यही देखिए हमारे पास यंग दो स्लिट जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, ये S1 स्लिट, ये S2 स्लिट। स्लिटों के बीच के डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी हमें गिवन है 0.8 मिलीमीटर। और जो यहाँ पे सामने पर्दा है जहाँ पे फ्रिंज बन रही है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D और ये हमें गिवन है 0.50 मीटर। तो सबसे पहले ये हमें मीटर में गिवन है, ये भी हमें मीटर में गिवन है। ये वाला जो पार्ट है हमें मीटर में करना है। तो देखिए D इक्वल टू 0.8 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हमारे पास मीटर के अंदर ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम वैल्यू रखते हैं बीटा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है 5.9, उसके बाद में डी की वैल्यू है 0.50। हम पहले ओनली फॉर जो नंबर है वो लिखेंगे, स्मॉल डी की वैल्यू है 0.8। अब बाकी जो भी हमें चीज़ें गिवन है ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे 10⁻⁻7 और यहाँ 10⁻³ और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे तो इसका आंसर पता है। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि मैं अब इसको अगर सॉल्व करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ मेथड बता रही हूँ कि इस मेथड से ये होने वाला है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो देखिए
सेकंड क्वेश्चन, किस तरीके से लैम्डा तरंग दैर्घ्य की एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक पतली परत। तो जैसे ही पतली परत या पतली फिल्म का नाम आता है, सबसे पहले हम टॉपिक निकाल लेते हैं कि जो टॉपिक है वो पतली फिल्म वाला, ये देखिए ये टॉपिक है थिन फिल्म वाला। तो अब यहाँ से ही इसका क्या होगा, पूरा आंसर हमें इसी में मिल जाएगा। तो यहाँ बोला है कि अगर मोटाई a है और अपवर्तन नाम जो है वो n है, तो परागमन तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और परावर्तन होना चाहिए न्यूनतम। ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले परागमन मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला, ये मैक्सिमम है, उसके लिए कंडीशन दे रखी है। और रिफ्लेक्टिंग लाइट में मिनिमम के लिए कंडीशन कौन सी दे रखी है, ये। तो ये दोनों के दोनों जो है सेम है और इसमें आ रहे हैं। ये देखिए ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ स्मॉल एन है जिसको कैपिटल एन माना है, हम इसको नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो ये तीनों हमारे कैंसिल हो चुके हैं और सेम इसकी जैसा ये दिखाई दे रहा है, जनरल फॉर्म इसकी ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे मोटाई t है लेकिन यहाँ पे मोटाई a है। यहाँ पे अपवर्तनांक जो है वो u है, मतलब म्यू है, और यहाँ पे अपवर्तनांक n है, और लेकिन सेम फॉर्मूला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। उसके बाद में इसने कहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम λ1 से λ2 तक जाता है। एक ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का जैसे ही नाम आएगा तो सबसे पहले तो आप टॉपिक निकाल लो ग्रेटिंग वाला, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। ग्रेटिंग वाला हम टॉपिक निकाल लेते हैं, और ग्रेटिंग वाला हमने टॉपिक निकाल लिया। अब देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें बता रखा है कि विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए आपको गिवन है, तो ग्रेटिंग की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और रेखाओं की संख्या 20,000 है। तो हमें प्रथम कोटि में संपूर्ण दृश्य स्पेक्ट्रम का कोणीय विस्तार, तो यहाँ मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था और मैंने एक बार आपको ये बताया था कि जितनी बार आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे आपको अपने नोट्स की बारीकियों का पता चलेगा और आप हर बार कुछ ना कुछ उसमें नोट करोगे, जिसकी वजह से लास्ट टाइम में आपके नोट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया तब मुझे पता चला कि जो ये डी थीटा होता है इसका मतलब होता है कोणीय विस्तार। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया डी थीटा इक्वल टू कोणीय विस्तार, और यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। एक ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, एक ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बता देती हूँ। देखिए पहला फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई होने वाला है ये वाला, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ ग्रेडिंग दे रखी है और हमें नंबर ऑफ लाइंस दे रखी है, जिसकी वजह से हम a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे और इसी वैल्यू को फिर इसके अंदर रखकर हम डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों फॉर्मूले लिख लेती हूँ, a प्लस बी एल इक्वल टू एन, और दूसरा है डी थीटा डी लैम्डा इज इक्वल टू एन अपॉन a प्लस बी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो देखिए एल जो है 4 सेंटीमीटर है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। उसके बाद में रेखाओं की संख्या 20,000 है, तो ये 20,000 हमने इसमें लिख लिया। उसके बाद में एन जो है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कोटि, तो प्रथम कोटि की बात हो रही है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में डी लैम्डा का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू स्पेक्ट्रम, तो एक स्पेक्ट्रम ये है एक स्पेक्ट्रम ये है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 3.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, ये 10 टू पावर 7 मीटर क्योंकि हमने कॉमन ले लिया और उसके बाद में माइनस कर लिया। तो सारी वैल्यू हमें गिवन है, इस सारी वैल्यू को हमें इसमें रखना है और इस फॉर्मूले को पहले सही तरीके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो एल और एन इन दोनों की वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। और फिर जब a प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो इसी वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे, और फिर आपके पास डी लैम्डा है, एन आपके पास गिवन है, तो डी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी जो कि क्या है, कोणीय विस्तार। तो इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कर रही, मैंने इसके मेथड आपको मेथड का आइडिया दिया है। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है बता देती हूँ। ये देखिए पहला स्टेटमेंट है हीलियम, इसमें हमें गलत कथन को बताना है
हीलियम नियॉन लेजर में प्रकाश, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेजर वाला जो भी हमारा टॉपिक है उसको निकाल लेते हैं। हीलियम नियॉन लेजर में लेजर प्रकाश हीलियम में 5s3p संग्रहण के कारण होता है। तो ये लाइन पढ़ते ही आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये पहला वाला ही गलत है, बिकॉज आप देख सकते हो हीलियम नियॉन लेजर में साफ साफ लिखा हुआ है कि नियॉन लेजर एक्शन ओनली नियॉन में, मतलब ये हीलियम नियॉन लेजर के अंदर अगर कोई एक्शन करता है तो वो सिर्फ नियॉन करता है, हीलियम का कोई रोल नहीं होता है। तो यहीं पे इसका कथन हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला जो कथन है वही क्या है, गलत है। अगला है एक संघनित्र लेंस और समतल प्लेट के बीच न्यूटन के छल्ले, मतलब रिंग की बात हो रही है, न्यूटन रिंग की बात। तो हम आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले टॉपिक निकाल लेते हैं, और न्यूटन रिंग वाला टॉपिक जो है वो हम निकालेंगे। न्यूटन रिंग वाला ये टॉपिक हमने निकाल लिया है। इधर थोड़ा सा लैंग्वेज है, हम मेन जो है हमारा मकसद उस पर आ जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। रिंग एक हमारे पास 9th और एक 14th रिंग है, और जिनके डायमीटर हमें गिवन है, हमें 4th जो रिंग है उसका डायमीटर फाइंड करना है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है, यहाँ पे है R, ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलता है ये। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, और फॉर्मूला है R इक्वल टू dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4p लैम्डा। तो अब हमने बस एक फॉर्मूला हमें चाहिए था जो हमने लिख लिया। अब देखिए एक सबसे पहले बात हो रही है हमारे पास डी स्क्वायर 14 माइनस डी 9 स्क्वायर अपॉन 4p की वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बताऊंगी, और लैम्डा हमें नहीं गिवन है। ओके, अब देखो क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे 14th रिंग की और 9th रिंग की, तो 14th रिंग और 9th रिंग का डायमीटर हमने गिवन यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए n बराबर 9 है और n प्लस p बराबर 14 है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस 9, p इज इक्वल टू 5। यही 5 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे रख दिया 5। जैसे ये है वैसे ही अब हम निकालेंगे D9 का स्क्वायर माइनस D4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कैसे p की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 में से 5 गया तो 5। बस एक फॉर्मूला हमने बनाया जो हमारे पास डेटा गिवन है, और एक फॉर्मूला हमने बनाया जो हम फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि हम 4th रिंग के लिए व्यास क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब देखिए ये भी आर के इक्वल में है, ये भी आर के इक्वल में है, तो दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो दोनों को इक्वल करके जब हमने दोनों को इक्वल किया तो डी स्क्वायर 14 माइनस डी स्क्वायर 9, और यहाँ पे हमारे पास ये है, और यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर 9 माइनस D4 का स्क्वायर और 4 5 लैम्डा। तो ये एक सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ये उधर जाके प्लस में ऐड हो जाएगा। तो हमें D4 स्क्वायर निकालना है, तो ये इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी माइनस D14 का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर हम इस पे रख देंगे, 2D स्क्वायर 9 माइनस ये। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया है, डेटा हमें गिवन है। 9th रिंग के लिए डायमीटर भी हमें दे रखा है, 14th रिंग के लिए भी डायमीटर हमें दे रखा है, तो इस तरीके से हम 4th रिंग के लिए डायमीटर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, पर्दे के एक बिंदु पर व्यतिकरण करती तो प्रकाश तरंगों के मध्य पाथांतर λ/4 है। इस बिंदु पर तीव्रता का केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता का अनुपात। तो यहाँ पे नॉर्मल एक इंटरफेरेंस की बात हो रही है, तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला है वो हम निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में है ये टॉपिक,
ये यहाँ पे देखिए ये इंटेंसिटी है। क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें जो तीव्रता का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 I2 और कोस 5। अब हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। जो गिवन है हमें दे रखा है पाथांतर, मतलब पाथांतर लैम्डा बाई 4, और हमें चाहिए कालांतर, फेज चाहिए हमें। तो वो फेज का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल, और फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा बाय लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन टू। उसके बाद में हम इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे, जब पाई अपॉन टू मतलब 90, कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास आई इक्वल टू I1, स्टार्टिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो I0, तो I0 प्लस I0 मतलब I इक्वल टू 2I0। उसके बाद में आई मैक्सिमम जो है हमें खुद दे रखा है। आई मैक्सिमम का मतलब होता है सेंटर ऑफ फ्रीडम्स की बात हो रही है, और ये आई इक्वल टू हमारे पास है 4I0, तो हमने लिख दिया 4I0। जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो अनुपात आ रहा है 1:2। 1:2 हमारे पास आ रहा है, और 1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद में अर्ध काल जोन के क्षेत्रफल का सूत्र है, मतलब यहाँ पे HPZ की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जो इसका टॉपिक है ये रहा, देखिए HPZ, और इसके अंदर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई बी लैम्डा, तो ये रहा पाई बी लैम्डा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समतल पारगमित ग्रेटिंग की प्रति सेंटीमीटर लंबाई में लाइनों की संख्या कितनी होगी जो 6000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश की प्रथम कोटि रेखा 30 डिग्री कोण पर देती है। तो यहाँ पे बात तो जिसकी हो रही है वो देखिए, हमें लाइनों की संख्या और प्रति सेंटीमीटर लंबाई, ग्रेटिंग की बात हो रही है, तो ग्रेटिंग वाला जो फॉर्मूला है या टॉपिक है वो क्वेश्चन के अंदर हमें पता चल रहा है कि कौन से वाले टॉपिक से ये हमारा होने वाला है। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं, क्योंकि हमें निकालना है नंबर ऑफ लाइंस, और नंबर ऑफ लाइंस के लिए हमारे पास a प्लस बी और l की वैल्यू होनी चाहिए। तो l की वैल्यू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग की तो हमारे पास है 1 प्रति सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻², ये इसका है। उसके बाद में एल की वैल्यू हमारे पास है, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से, क्योंकि एन का मतलब है प्रथम कोटि, लैम्डा हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू जो है, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख के एन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैंने ओनली फॉर मेथड बताया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, कला संबंध लंबाई एल प्रकाश की 4c तथा कला संबंध लंबाई टो में संबंध है। तो ये तो ऑफकोर्स सी बात है, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका फॉर्मूला होगा एल इक्वल टू टो सी। उसके बाद आइंस्टीन गुणांकों का अनुपात ए एन अपॉन बी एन एम वी की एन वी घात के समानुपाती है। तो आइंस्टीन गुणांकों का अनुपात, तो ऐसा एक टॉपिक है, और वो टॉपिक हम निकाल लेते हैं लेजर वाले के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, आइंस्टीन गुणांकों का अनुपात ए एन एम अपॉन बी एन एम। तो अनुपात के अंदर आप देख सकते हो किसके समानुपाती है V3 के, और यही बात हो रही है कि जो एन वी घात है वो कितनी है, तो यहाँ पे एन वी घात कितनी है 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यतिकरण प्रतिरूप में लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए एक बिंदु पर 12वें क्रम में उच्चिष्ट प्राप्त किया जाता है, और दूसरे से लैम्डा 2 इतना गिवन है, तो हमें दूसरा वाला क्रम निकालना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्रम और लैम्डा अगर ये गिवन है तो एक फिक्स फॉर्मूला होता है n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो ये इंटरफेरेंस वाला जो टॉपिक है उसके अंदर है। ये देखिए, जब भी क्रम और क्रम वगैरह दे रखी है तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है।
N1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 12, लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 6000, N2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी 4800। तो ये वैल्यू इसमें रख के आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला है जब 2 मिलीमीटर व्यास के एक वर्ताकार द्वारक, तो जैसे ही वर्ताकार द्वारक आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं टॉपिक निकाल लेते हैं। वर्तीय द्वारक का ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ जोन्स। तो यहाँ से देखिए n इजकल टू आर स्क्वायर अपॉन बीटा लैम्डा। तो क्या क्या गिवन है वो देखिए। बीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें लैम्डा निकालना है, एन हमें गिवन है तो हम लैम्डा को इधर ले जाएंगे और एन को इधर ले आएंगे। आर का मतलब क्या होता है रेडियस, तो हमें 2 मिलीमीटर व्यास दे रखा है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियस के अंदर और वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और बीटा का मतलब है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। या तो आप ऐसा करो इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, इसको आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। तो बी की वैल्यू आ जाएगी। और एन क्या है, एन क्या है एक वर्ताकार द्वारक, सिर्फ एक वर्ताकार द्वारक की बात हो रही है, तो एन का मान क्या हो जाएगा 1। तो ये सारी वैल्यूज में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतः उत्सर्जन गुणांक एवं प्रदीप्त उत्सर्जन गुणांक का अनुपात आवर्ती v की nवीं घात के समानुपाती है, यहाँ n का मान है। तो ये जो अभी हमने जस्ट ANM अपॉन BNM निकाला था उसके अंदर nवीं घात कितनी थी 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हीलियम नियोन लेजर में जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त किया जाता है। तो हीलियम और नियोन के बारे में जहाँ हमने लिख रखा है वहां हम देखेंगे। ये देखिए हीलियम नियोन लेजर के अंदर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन उत्तेजन द्वारा, ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है होलोग्राफी के लिए गलत कथन बताना है। तो होलोग्राफी के लिए जो हमने स्टेटमेंट लिख रखे हैं वो हम निकाल लेते हैं। ये स्टेटमेंट है तो देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है। सबसे पहला है लेजर प्रकाश स्रोत का उपयोग होता है। हाँ देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि सोर्स इसमें लेजर है, तो होलोग्राफी में लेजर यूज हो रहा है। 3D में ये यूज होता है, यस 3D में ये यूज होता है। गहराई व विस्थापन के लिए दोनों दिखाता है, यस पैटर्न जो होता है इंटरफेरेंस होता है, गहराई को दिखाता है रियल दिखाता है। ये सिर्फ तीव्रता परिवर्तन रिकॉर्ड करता है न कि कला में, जबकि हमने यहाँ साफ साफ लिखा है कि प्रकाश किरणों के एम्पलीट्यूड एंड फेज का पता चलता है, जबकि इसने लिखा है कि फेज का पता नहीं चलता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, मतलब रॉन्ग नहीं, लिखा हुआ स्टेटमेंट ये रॉन्ग है और यही हमें फाइंड करना है। रूबी लेजर में पंपन की विधि होती है। तो रूबी लेजर वाला देखिए ये रूबी लेजर है और इसके अंदर ऑप्टिकल पंपिंग होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑप्टिकल पंपिंग, मतलब फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है यदि न्यूटन वाले प्रयोग में वाइट लाइट पे भी जाना है, तो मैंने फॉर्मूला लिया ब्राइट वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही है कि डीएन जो है बाकी सबको आप क्या कांस्टेंट मान लो और जो डीएन है वो किसके प्रोपोर्शनल है 2n+1 रूट। अगर आप n की जगह 1 रखते हो तो √3 आता है, अगर 2 रखते हो तो 5 आता है, 3 रखते हो तो 7 आता है। तो देखिए इस तरह का क्रम किसमें दिख रहा है आपको 3, 5, 7 इसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए लेजर के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य हमें फाइंड करना है। तो असत्य के लिए फिर हम जाते हैं लेजर वाले जो हमें लिख रखा है हमने लेजर के बारे में दे रखिए। तो केविटी की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रवर्धन नहीं होगा, राइट है। एक्टिव मीडियम होगा, एक्टिव मीडियम होगा तभी क्या होगा प्रवर्धनशील होगा, लेजर में एक्टिव मीडियम होगा तभी प्रवर्धनशील होगा, ये लिखा हुआ है इसमें। लेजर एक प्रकाश स्रोत है और इलेक्ट्रॉनिक दोलित के अनुरूप है, सही है, क्योंकि हम जब लेजर के बारे में ये बात कर रहे थे तो इसके अंदर सबके अंदर क्या थे इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंट रोल है, ऑक्सीलेशन से रिलेटेड है। लेजर में स्वतः उत्सर्जन की दर उद्दीपित उत्सर्जन से उच्च होती है, नहीं। यहाँ पे आप देखोगे कि जो दर होती है दर यहाँ पे लिखा हुआ है शायद गिरा, उद्दीपित दर जो होती है वो ग्रेटर होती है स्वतः दर से। देखो उद्दीपित उत्सर्जन की दर जो होती है वो स्वतः उत्सर्जन की दर से क्या होती है ज्यादा, लेकिन इसने क्या बताई है स्वतः उत्सर्जन की दर को ज्यादा बताया, जबकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है जोन पट्टिका के प्रथम वृत्त की त्रिज्या 8 तथा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा है।
जोन पट्टिका की प्रथम फोकस दूरी क्या होगी। तो जोन पट्टिका वाला जो टॉपिक है वहाँ हम चलते हैं और फोकस दूरी की बात हो रही है तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे बात हो रही है n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर, तो ये देखते ही आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कौन सा है, आर स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, पतली ग्लास प्लेट माइकलसन की बात हो रही है, तो माइकलसन वाले टॉपिक पे चले जाते हैं। माइकलसन वाले टॉपिक पे हम जाते हैं और ये हमारा टॉपिक है और इसमें बात क्या हो रही है कि नंबर ऑफ फ्रिंज हमें गिवन है, न्यू की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब अपवर्तनांक हमें गिवन है और हमें जो तरंग दैर्ध्य है वो भी हमें दे रखी है, हमें प्लेट की मोटाई निकालनी है। तो मोटाई के लिए जो फॉर्मूला होगा ये रहा मोटाई का फॉर्मूला, लेकिन इसके लिए हमारे पास न्यू तो दे रखा है बट एक्स नहीं दे रखा, तो एक्स हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। एक्स को यहाँ से फाइंड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंज हमें गिवन है 10, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी और इसी एक्स की वैल्यू को हम इसमें रख के टी की वैल्यू निकालेंगे। तो आज के लिए ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनफ है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बाकी के क्वेश्चन के बारे में अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अच्छे से कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो मैं इस तरह के वीडियो कंटिन्यू रखूँगी, वरना नेसेसरी नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं मेरा जो चल रहा है जिस तरीके से स्टडी व्लॉग बनाती हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं व्लॉग रखने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।